तक हो गया था ना, ये हो गया था, ये हो गया था ना। चलो, अगर शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो लिफ्ट से याद रख सकते हो कि लिथियम कैन कॉज ल्यूकोसाइटोसिस, और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि लिथियम बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस कर सकता है। इसके अलावा लिथियम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कॉज कर सकता है। क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस? इंक्रीज्ड यूरिनेशन, मेनली क्या सिम्टम है उसका? कॉलीर। इसके अलावा ट्रिमर कर सकता है। और टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिक का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ये ड्रग्स लेगी तो फीटस में नुकसानदायक होगा, उसको टेरेटोजेनिक बोलता है। और एफ्टिन अनोमली कॉज करता है, और एफ्टिन अनोमली का मतलब होता है डाउनवर्ड एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, उसमें हार्ट कैसा हो जाता है? बॉक्स शेप हार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लिथियम है वो थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में भी इंटरफेयर करता है, तो हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है। ल्यूकोसाइटोसिस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसके अलावा एप्सिन एनोमली और हाइपोथायराइडिज्म। लिथियम किस तरह की ड्रग है? क्या बोलते हैं लिथियम को? मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, एंटी मैनिक बोल सकते हो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर और मेनिया, और एंटी सुसाइडल ड्रग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंटी सुसाइडल। ऊपर पॉइंट लिख लो कहीं कि लिथियम को हम एंटी सुसाइडल ड्रग बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि सुसाइडल आइडियाज को कम करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, तो लिथियम है वो एंटी सुसाइडल ड्रग। एंटी सुसाइडल ड्रग भी आपका लिथियम ही है। हो गया? नहीं, आज नए कैंडिडेट है यार, पुराने कहाँ गए? अच्छा, एक सीट पीछे। हाँ भाई, क्या पूरा लिखना चाहते हो तो और ऐसे लिख लो, उसी के साइड में लिख लो। क्लिकोसाइटोसिस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, ट्यूमर, हाइपोथायरायडिज्म, इंक्रीज थ्रस्ट, यूरिनेशन इंक्रीज करता है जो डायबिटीज इंसिपिडस है। और मॉम्स बी अवेयर, यानी कि जो मम्मी बनने वाली है यानी प्रेग्नेंट है उनको ध्यान रखना है, ये टेट्रोजेनिक है और एफ्टिन एनोमली कॉज कर सकता है। ग्लूकोसाइटोसिस कर सकता है, इंपेयर्ड मेमोरी, ट्यूमर, हाइपोथायरायडिज्म, इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, और टेट्रोजेनिक में एफ्टिन एनोमली। हो गया? तुम्हारे में यस सर वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखा? ये कैसी आवाज थी भाई? हो गया? तो याद रह जाएंगे साइड इफेक्ट्स? नहीं? इसके अलावा ध्यान देने की बात का रिस्क फैक्टर क्या क्या है जो लिथियम टॉक्सिसिटी कर सकते हैं? कौन से वो फैक्टर है जिनके कारण लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे? तो कौन से फैक्टर है वो? कि किडनी इंपेयर्ड है, लिथियम क्या होता है किडनी के थ्रू, रीनल के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। अगर किडनी काम नहीं करेगी तो लिथियम बॉडी के अंदर बिल्डअप होगा और टॉक्सिसिटी कर सकता है, तो रीनल इंपेयरमेंट कर सकता है। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी नहीं है, वाटर की कमी है, तो लिथियम का घुलेगा किसके साथ? लिथियम का डाइल्यूशन नहीं होगा और बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, बॉडी के अंदर बिल्डअप होगा, टॉक्सिसिटी कर सकता है। इसके अलावा लो सोडियम डाइट, बॉडी में सोडियम की कमी, लिथियम जो सोडियम के साथ बाइंड होकर ही बॉडी से एक्सक्रीट होता है, अकेला एक्सक्रीट नहीं हो पाता। इसलिए अगर जो बाहर ले जाने वाला ही नहीं होगा तो बाहर किसके साथ जाएगा? अंदर ही रहेगा, अंदर रहेगा तो टॉक्सिसिटी होगी। तो याद रखना है हमेशा कि सोडियम डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सोडियम, यानी कि नॉर्मल डाइटरी सोडियम इंटेक लेना है, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और अगर रीनल इंपेयरमेंट है तो पहले रीनल फंक्शनिंग को करेक्ट करना है, उसके बाद ही लिथियम स्टार्ट करना है, अदरवाइज टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा यूजुअली द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी 1.5 से ऊपर होते ही साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी के साइन देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। अर्ली साइन कोई पूछ ले तो अर्ली साइन में जीआई डिस्टर्बेंस होगा, और जीआई डिस्टर्बेंस एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, नोशिया वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, नोशिया वोमिटिंग और एनोरेक्सिया सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना है कि जब भी पेशेंट का रीनल फंक्शन इंपेयर्ड हो या पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन या तो डायरिया और वोमिटिंग हो रही हो पहले ही तो हो सकता है, और हैवी फिजिकल एक्सरसाइज इन हॉट टेम्पर, हॉट एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, पसीना पसीना निकल गया, नमक निकल जाएगा, मामला गंभीर हो सकता है। तो वाटर बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी, इस बात का ख्याल रखना है। अर्ली सिम्टम है जो टॉक्सिसिटी के वो जीआई डिस्टर्बेंस के देखने को मिलेंगे, और वो एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, नोशिया वोमिटिंग हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेगा। लिथियम पे लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार मेंस में भी आया था, लिथियम के क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। मेंस में क्या आया था? कब लेनी है लिथियम? पेशेंट को नोशिया वोमिटिंग हो रही है तो कब लेनी है, ऐसा था? है ड्रग? ऐसा नहीं था। पेशेंट लिथियम ले रहा है, ऐसा था। एक पेशेंट लिथियम ले रहा है और वो बोल रहा है उसको नोशिया वोमिटिंग है, तो आपको ड्रग कैसे लेनी है, ऐसा नहीं था। दो था। दूसरा मेरे ध्यान में नहीं आया, ये तो था।
हो गया लिखे? याद रखना है 1.5 से लेवल ऊपर होते ही साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दिखेंगे। अर्ली सिम्टम में जीआई डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट का रीनल फंक्शन इंपेयर्ड हो या फिर डिहाइड्रेशन हो और या फिर लो सोडियम डाइट हो तो भी टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइन में हमको देखने को मिलेंगे ट्रेमर, अटेक्सिया और डिसार्थिया। ट्रेमर, अटेक्सिया और डिसार्थिया। डिसार्थिया क्या है? स्लरिंग ऑफ स्पीच। तो ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और लेट साइन में देखने को मिल सकते हैं इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा मस्कुलर फासिकुलेशन, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स और कन्वर्जन भी आ सकते हैं। तो मस्कुलर फासिकुलेशन क्या है? हम्म हम्म मस्कुलर फासिकुलेशन का मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ट्विचिंग ऑफ मसल्स। इसके अलावा डीप टेंडन रिफ्लेक्स इंक्रीज होंगे और सीजर थ्रेशोल्ड को कम करता है, इसलिए कन्वर्जन के चांसेस बढ़ा देता है। इसके अलावा जब इतना सारा हो जाएगा, लिथियम बॉडी में बिल्डअप होगा तो सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो सीवियर टॉक्सिसिटी में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर होगा। जब रीनल फेलियर होगा तो सर्कुलेशन सिस्टम फेल होगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो टॉक्सिसिटी बहुत गंभीर हो सकती है अगर पेशेंट का रीनल फंक्शन इंपेयर्ड हो, स्पेशली रीनल फंक्शन इंपेयर्ड हो तो, क्योंकि बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, लिथियम बॉडी में बिल्डअप होगा और टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो अर्ली सिम्टम थे जो जीआई डिस्टर्बेंस है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ट्रिमर हो सकता है, कॉन्शियसनेस में चेंजेस है, कन्वर्जन आ सकते हैं, अटेक्सिया हो सकता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकता है और सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। कौन खांस रहा है? कुछ लेते क्यों नहीं खांसी के लिए भाई? मेनिया वाले पेशेंट की तरह मत करो। है एक क्लू, मेनिया वाला पेशेंट क्या करता है, एनवायरमेंट क्लू के अनुसार हाइपर एक्टिव होता जाता है। तुम भी वैसे हो जाते हो। एक पॉइंट मिला, फिर उस पर चार लोग बोलेंगे, फिर वो चारों का पॉइंट मिला के आठ बोलेंगे। है क्लू पे क्लू मिलते ही बोलते नहीं जाना है। एक बार हो गया, उसके बाद थोड़ी देर धैर्य धारण कर ले। लिख लिया भाई? अरे हुआ बालिके? नहीं हुआ? हो गया? पड़ोसी की नहीं हुआ, देखो। मोटर को ना करें। अलग अलग लेवल पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो अगर लिथियम टॉक्सिसिटी माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी कि सीरम लिथियम लेवल 1.5 से 2 के बीच में है, तो क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है? तो हमको वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिजीनेस, स्लरिंग ऑफ स्पीच और मसल वीकनेस जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मेनली हमको क्या करना है, इस लेवल पे हमको मैनेज कैसे करना है। अगर ऐसी टॉक्सिसिटी है, कुछ अगर पूछ ले कि माइल्ड टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी है, तो मैनेज कैसे करोगे? देखो सिम्टम क्या है। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो स्टॉप। सबसे पहले क्या करेंगे, लिथियम को स्टॉप करेंगे। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि सोडियम का लेवल मेंटेन करना है। सीरम लिथियम का लेवल चेक करना है। चेक दी सीरम लिथियम लेवल, कितना करेंगे सफिशिएंट है। फिर आता है मॉडरेट टू सीवियर, जिसमें लिथियम का लेवल 2 से लेकर 2.5 तक है। 2 से लेकर 2.5 तक है, ये मॉडरेट टू सीवियर वाला टॉक्सिसिटी है। यहाँ सिम्टम और सीवियर होते जाएंगे, लाइक एनोरेक्सिया हो गया, वोमिटिंग और परसिस्टेंट हो जाएगी, पेशेंट डिलीरियम में जा सकता है, यानी कॉन्शियसनेस में चेंज जाएगा। और ये भी कॉन्शियसनेस में चेंज होते होते स्टूपर से लेकर कोमा तक जा सकता है, यानी कि कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो सकता है और सर्कुलेटरी फेलियर के सिम्टम आने लग सकते हैं। इस कंडीशन में क्या करोगे? तो सबसे पहले ये सारा सेम है, लिथियम को रोकेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, लेवल चेक करेंगे सीरम लिथियम का। इसके अलावा वैसे कोई आइडेंटिफाइड एंटीडोट नहीं है इसका, फिर भी सोडियम को हम मानते हैं इसका एंटीडोट, क्योंकि इसके साथ बाइंड होकर बाहर निकलता है। इसके साथ बाइंड होकर बाहर निकलता है, तो ऐसा माना जाता है कि सोडियम आगे आएगा पॉइंट, अभी मत लिखो कुछ। तो वो आगे इसके साथ बाइंड होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, तो सोडियम देंगे तो लिथियम के जो भी आयन है वो इसके साथ बाइंड होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। इसके अलावा जब सीवियर टाइप ऑफ भयंकर वाली टॉक्सिसिटी हो गई है, जब लेवल 2.5 से अबव हो गया, इस कंडीशन में हमको हीमोडायलिसिस करना है। और स्पेशली हीमोडायलिसिस जब सीरम लिथियम लेवल इज मोर देन 4 तब हीमोडायलिसिस करते हैं। तब क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। बाकी सब सपोर्टिव मैनेजमेंट रहेगा सेम यही। हीमोडायलिसिस करना है जब वेरी सीवियर टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी हो जाए और सीरम लिथियम का लेवल अबव 4 चला जाए तो हीमोडायलिसिस करना है। क्या हुआ रे? कोई समस्या है क्या? है? दिख नहीं रहा? सुन नहीं रहा? अरे बोलो, मन में क्यों रख रहे हो? हैं? क्या बेटा? अरे ये तो लिखना ही है। एंटीडोट का अभी मत लिखो, ऐसा बोला मैंने, आगे आएगा पॉइंट। मैंने बोला एंटीडोट का आगे मत लिखो, अभी मत लिखो, आगे आएगा। अब ये नहीं लिखना है, तुम्हारी मर्जी है भाई। वैसे ये बुक में है, बुक का ही फोटो है। कौन ठकाठक कर रहा भाई? राहुल? ना ना ना।
हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। हम्म। अरे तो ओ भाई साहब ये क्या हुआ? अरे बेटा तो वो उस रेंज में ही तो है, ढाई पे आते ही डेथ थोड़ी हो जाएगी रे। ढाई पे आते ही डेथ थोड़ी हो जाएगी, वो उस लेवल में है क्योंकि आगे की रेंज दिखी नहीं ना। 2.5 एंड अबव। तो 2.5 एंड अबव में हीमोडायलिसिस नहीं करते हैं। हीमोडायलिसिस का पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि यदि ढाई का लेवल पहुंचते डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ढाई से ऊपर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन पे है, उसका रीनल फंक्शनिंग कैसा है, पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसा है, उसकी कार्डियक फंक्शनिंग कैसा है, उस पे एक ही ढाई का लेवल आते ही डेथ हो जाएगी, फिर चार पे क्या हीमोडायलिसिस करेंगे, ऐसा नहीं है, वो लेवल है। ढाई पे आके डेथ नहीं होगी। अब हो गया? अरे हो गया क्या? सच्ची बोलो। अरे तुम लकड़ बगे ऐसे ही साधना है। जल्दी जल्दी लिखो भाई। कोई नहीं, तो लिथियम के इस पर बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक एपिसोड बोलते हैं। इसके अलावा लिथियम को एंटी सुसाइडल ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी सुसाइडल ड्रग। इसके अलावा लिथियम के साथ साथ मूड स्टेबलाइजर अदर ड्रग लाइक एंटी कन्वर्सेंट ड्रग देते हैं। वो कौन कौन सी है? तो वालपोरेट, लेमोटेग्राइन, कार्बामेजेपाइन दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में लिथियम नहीं दोगे तो कौन सी दोगे पे मूड स्टेबलाइजर? तो लेमोटेग्राइन इज सेफर है। लेमोटेग्राइन इज सेफर अदर देन वालपोरेट एंड कार्बामेजेपाइन। प्रेगनेंसी में लेस साइड इफेक्ट करने वाली ड्रग अगर कोई है, मूड स्टेबलाइजर देनी है, तो वो कौन सी है? लेमोटेग्राइन। ठीक है, लेमोटेग्राइन जहां लिखा है कल उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो सेफ इन प्रेगनेंसी। कल जो लिखा था तीन एग्जांपल शुरू में ही लिथियम के साथ कि सर्टेन एंटी कन्वर्सेंट ड्रग जो लिथियम के साथ मूड स्टेबलाइजर का काम करती है, उसमें लिखा हुआ है वालपोरेट, कार्बामेजेपाइन एंड लेमोटेग्राइन। तो लेमोटेग्राइन के आगे ब्रैकेट में लिख दो कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी। अब हो गया बालक? बेटा तुम उधर पड़ोसी का देखो फटाफट। लिख लोगी कब? अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या करोगे बे? लिथियम को रोकने का है, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे। इसके अलावा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल देंगे। एक्टिवेटेड चारकोल लिथियम के साथ बाइंड नहीं होता। अनएब्सॉर्ब्ड लिथियम को बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या देना है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल देना है। चारकोल की जगह पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल देना है। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि वो लिथियम के साथ बाइंड नहीं होता चारकोल, इसलिए चारकोल इससे गैस्ट्रिक लवाज करना इफेक्टिव नहीं है। गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हो या फिर ऐसे ही दोगे तो फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो सकता है। तो याद रखना है एक्टिवेटेड चारकोल की जगह हमको क्या देना है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल देना, इस बात का याद रखना है। इसके अलावा लिथियम बहुत रैपिडली अब्सॉर्ब होता है जीआई सिस्टम में, तो भाई साहब आपको जल्दी जल्दी करना है जो करना है, अदरवाइज गैस्ट्रिक लवाज या ये चारकोल नहीं दे रहे हो, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल दे रहे हो, ये इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि लिथियम रैपिडली अब्सॉर्ब हो जाएगा, रैपिडली बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो विद इन 2 to 4 आवर्स में ही करना है। विद इन 2 to 4 आवर्स में दोगे तो कुछ इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके अलावा एंटीडोट्स क्या दे सकते हो? तो सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट जिसको कैक्सिलेट बोलते हैं 15 से 30 ग्राम ओरली दे सकते हो या रेक्टली देते हैं, ओरली या रेक्टली। इसके अलावा सीवियर केसेस में हीमोडायलिसिस करते हैं, और हीमोडायलिसिस करते हैं जब सीरम लिथियम लेवल मोर देन कितना है? 4 और मोर। तो इन बातों का ख्याल रखना है। इसके अलावा और भी बातें ख्याल में रखनी है कि डाइटरी इनटेक सोडियम का नॉर्मल रखना होगा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। इसके अलावा डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करके रखना है। बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई हो, सोडियम लॉस हो गया हो, तो आपको ध्यान रखना है ओआरएस इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए पानी के साथ ओआरएस का घोल पिलाना है। इसके अलावा जब आपको पता चल रहा है कि हल्के टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम दिख रहे हो तो फिजिशियन यानी साइकियाट्रिस्ट को इन्फॉर्म करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। रेगुलर सीरम लिथियम का लेवल मॉनिटर करना है। कब करना है? वीकली। कब करना है? इनिशियली वीकली करना है। इसके अलावा शायद ये भी क्वेश्चन आया था, लिथियम के लास्ट डोज के बाद कितने घंटे बाद सैंपल लेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या मेंस में? है? हाँ हाँ तुम्हें पता है, मैं तो क्वेश्चन आया कि नहीं आया पूछ रहा हूँ। तो लिथियम के लास्ट डोज के मिनिमम 12 आवर्स के बाद ही सैंपल लेना है। मिनिमम 12 आवर्स के बाद ब्लड सैंपल लेना है सीरम लिथियम लेवल मॉनिटर करने के लिए। मिनिमम 12 आवर्स, रेंज 12 आवर्स टू 24 आवर्स है। अरे जो मैं बोल रहा हूँ उसको घबराओ मत, आगे आएंगे वो। तुम सोच रहे हो हम तो ये नहीं लिख पाए, ये बोले जा रहे हैं, कहाँ से लिखेगा? तो टॉक्सिसिटी जब भी होगी लिथियम को स्टॉप करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट और डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे। इसके अलावा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल से पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल से बाउल वॉश कर सकते हो। चारकोल यूज नहीं करते, चारकोल यूज नहीं करेंगे क्योंकि चारकोल के साथ लिथियम बाइंड नहीं होता तो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विद इन 2 to 4 आवर्स ऑफ टॉक्सिसिटी अगर ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल देंगे तो ही इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, लिथियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंटीडोट में सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट देते हैं, और सीवियर केसेज में हीमोडायलिसिस करेंगे जब लेवल 4 या उससे अधिक हो जाए। और वैसे भी जैसे बच्चे पूछ रहे थे 2.5 से बाद में सर्कुलेटरी फेलियर वेलियर हो गया है, हाँ जब भी आपको लगे कि किडनी फंक्शन बहुत ज्यादा सीवियरली इंपेयर्ड हो चुके हैं तो सीरम लिथियम का लेवल 4 तक इंतजार करें, ऐसा नहीं है, वो कंडीशन में वेरी है कि आपको दिख रहा है भाई साहब 2.5 पे ही पेशेंट की तो किडनी फेल हो गई है, तो किडनी फेल हो गई है तो मरने का इंतजार नहीं करेंगे, लेवल 4 आएगा तो हीमोडायलिसिस करेंगे। पेशेंट की किडनी की फंक्शनिंग देखेंगे, केएफटी करेंगे, उसके पैरामीटर के बेस पे हीमोडायलिसिस कर देंगे। हम्म। अरे ना हुआ भाई, हमको पता है। अब हो गया? अरे नहीं हुआ। लड़कियां तुम पीछे बैठा करो, शायद तेज लिख पाओगी। फिर वाले लड़के बहुत जल्दी लिख रहे हैं।
अरे ऐसे कुछ नहीं होता आगे पीछे बैठने से। कल एक वर्ड बताता बेटा, इक्टेसी क्या होता है? तुम बताओ। तुम है स्लीप करेगा। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, बहुत भयंकर खुशी। और खुशी कैसी है? हाँ, कि खुशी के मारे फट ना जाए भाई साहब, स्टेट ऑफ रप्चर है, स्टेट ऑफ रप्चर। उसको ऐसा लगता है उसका 15 जन्म हुआ है, हो गया था। ठीक है, बताओ क्वेश्चन बताओ, क्या करोगे? ओए बताओ। मेने वाला पेशेंट एकदम हाइपर एक्टिव एग्रेसिव है, कौन सी एक्टिविटी दोगे उसको? ये ध्यान रखना है कि मेने वाले पेशेंट को उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करने वाला काम देना है। उसकी फिजिकल एनर्जी को कुछ ऐसे काम में डाइवर्ट करना है कि वहां वो जोर लगाए और नुकसान ना पहुंचाए और गुस्सा शांत हो जाए। तो इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी लग रही है? बी। पहला कह रहा है एक शॉर्ट स्टोरी लिखेगा। स्टोरी नहीं लिख पाएगा, दिमाग में थॉट भयंकर भयंकर हवाई जहाज बने हुए हैं, तो स्टोरी तो लिखने लगेगा तो एक वर्ड यहाँ का लिखेगा, दूसरा कहाँ का लिखेगा, क्योंकि थॉट तो बहुत फास्ट आ रहा है। स्टोरी नहीं लिख पाएगा। ग्रुप के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही हाइपर एक्टिव है, ग्रुप को तहस नहस कर देगा। इसके अलावा तीसरा कह रहा है कि रूम साफ करो भाई साहब, सब कुछ साफ कर डालेगा। साफ आप नहीं करना किसी और के साथ। और चौथा वाला ठीक लग रहा है, बुकें पकड़ा दी, मैगजीन दे दी, फाड़, इसमें से फाड़ निकाल, स्क्रैप बुक में चिपका, इसमें से पन्ने फाड़, कुछ भी फाड़, पिक्चर फाड़। तो तोड़ना फाड़ना चाहिए, इससे फिजिकल एनर्जी डाइवर्ट हो रही है। जिसमें भी फिजिकल एक्टिविटी जो अकेला कर पाए, दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं करेगा, वो एक्टिविटी मेनिया वाले को देनी है, वो एक्टिविटी मेनिया वाले को देनी है। ये ध्यान रखना है कि उसका जो भी एग्रेसिव बिहेवियर, फिजिकल एनर्जी है, उसको डाइवर्ट करने वाली एक्टिविटी देनी है। पेशेंट जब लिथियम ले रहा हो, पेशेंट को क्या एजुकेट करना है? तो पेशेंट को एजुकेट करने वाली एक्टिविटी देनी है। पेशेंट जब लिथियम ले रहा हो, पेशेंट को क्या एजुकेट करना है? तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि द ड्रग लेनी है एग्जैक्टली जैसा बताया है, ना कम करना है, ना ज्यादा करना है, ना बंद करना है, और ना डोज को घटाना है बढ़ाना है, जैसा बताया उतना ही करने का है। इसके अलावा डू नॉट अल्टर द डोज और सीज। लिथियम मेरे रिक्वायर 2 to 4 वीक टू बी इफेक्टिव। लिथियम कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लिथियम देने से इंसान का मूड स्टेबलाइज रहेगा। लिथियम से कोई यूं ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन लिथियम दे दी पेशेंट क्योर, अब लिथियम कर दो बंद, ऐसा नहीं है, वापस रिलैप्स हो सकता है। लिथियम ओनली सिम्टम को मैनेज करता है, सिम्टम को मैनेज करने वाली ड्रग है, 2 to 4 वीक में इफेक्टिव होगा। इसके अलावा पेशेंट को मेडिकेशंस आफ्टर मील लेने का बोलना, यही लाइन से क्वेश्चन आया था। टेक मेडिकेशन आफ्टर मील टू मिनिमाइज नोसिया। नोसिया वोमिटिंग, कोई भी ड्रग हो जो जीआई इरिटेट करती हो, नोसिया वोमिटिंग करती हो, उसको खाने के बाद लेने का बोलना है, उसको खाने के बाद लेने का बोलना है, चाहे लिथियम हो या और भी ड्रग जो नोसिया वोमिटिंग करती हो। पेशेंट बता रहा है कि गोली लेने से नोसिया वोमिटिंग होता है, तो खाने के बाद लेनी है। और क्रश नहीं करनी है ड्रग को, गोली ली, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ गटक जाओ, क्रश व्रश नहीं करना है, चबाना नहीं है, घोलना नहीं है मुंह में। डू नॉट डिक्रीज डाइटरी सॉल्ट इंटेक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल सोडियम इंटेक रखना है, डाइटरी सॉल्ट इंटेक बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। डू नॉट डिक्रीज है, याद रखना, क्वेश्चन आता है ऐसे कि पेशेंट टेकिंग लिथियम, व्हाट यू वुड एडवाइस अबाउट सोडियम इन डाइट। ऑप्शन में होगा इंक्रीज सोडियम इंटेक, डिक्रीज सोडियम इंटेक, नॉर्मल सोडियम इंटेक। तो आपको नॉर्मल सोडियम इंटेक रखना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, नॉर्मल डाइटरी इंटेक रखना है। हाँ, अगर सोडियम की डेफिशिएंसी ऑलरेडी है तो सोडियम रिप्लेस करना है, अदरवाइज नॉर्मल डाइटरी इंटेक करना है, नॉर्मल डाइटरी इंटेक। इसके अलावा फ्लूइड्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पीना है, 8 से 10 ग्लास, 2.5 लीटर मिनिमम पीना ही पीना है। इसके अलावा सीरम लिथियम लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। ब्लड सैंपल शुड बी टेकन। लिथियम लेवल को मॉनिटर करने के लिए सैंपल कितने घंटे बाद लेगा? तो रेंज मिनिमम एटलीस्ट 12 आवर्स तो होना ही होना है, रेंज में 12 से 24 घंटे बाद लेना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड नहीं करना है, ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेट करेगा, बेबी को लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। बेटा झोला कोई नहीं ले जाएगा, से बहुत जरूरी सामान, ठीक। हो गया क्या? तो क्या ध्यान रखोगे कि जैसे ड्रग एडवाइस की है वैसे ही लेना है, डोज घटाना नहीं है, बंद नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, फुल पानी पीना है, नॉर्मल डाइटरी सॉल्ट इंटेक रखना है, टॉक्सिसिटी के साइन हो इन्फॉर्म करना है, वो नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा सीरम लिथियम लेवल रेगुलरली मॉनिटर करना है, इनिशियली वीकली करना होता है। इसके अलावा सैंपल जो लेंगे वो एटलीस्ट 12 घंटे बाद लेंगे, 12 से 24 घंटे रेंज तक ले तो ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, बेबी में लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। हो गया? हुआ नहीं लग रहा है। अब तो हो गया। शाबाश शाबाश। इसके अलावा लिथियम का क्या ड्रग इंटरेक्शंस था कि कौन सी ड्रग अवॉइड करेंगे, ऐसा था क्या?
स्पेशली लिथियम जब चल रही हो तो स्पेशली डायूरेटिक नहीं देंगे, डायूरेटिक देंगे तो क्या होगा, सोडियम निकल जाएगा, सोडियम बॉडी में कम नहीं करना है। इसके अलावा एनएसआईडी ड्रग नहीं देनी है, एनएसआईडी ड्रग भी लिथियम के क्या करती है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है, और जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी होगी, टॉक्सिसिटी करेगी। तो याद रखना है ड्रग टू बी अवॉइडेड, ऐसा 2 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, ड्रग्स टू बी अवॉइड विद लिथियम, अवॉइड विद लिथियम, जिसमें आपको याद रखना है डायूरेटिक, एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। कौन कौन सी क्या होती है एनएसआईडी? हाँ हाँ नाम बोलो, एग्जाम्पल बोलो। हाँ, ब्रूफेन तुम सबकी फेवरेट गोली, कॉम्बिफ्लेम और ब्रूफेन फॉर हेडेक। अब शुरू करेगा अपन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है, सैडनेस ऑफ मूड है। सैडनेस ऑफ मूड के साथ साथ साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इसके साथ साथ वॉल्यूम, प्रेशर, टोन, स्पीच का सारा डिक्रीज रहेगा, और एनिडोनिया फीचर रहेगा। सबसे बड़ा फीचर क्या रहेगा, एनहीडोनिया। क्या होता है बेटा एनहीडोनिया, बालिक है। हाँ, लैक ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी, जो काम करना पहले अच्छा लगता था अब, पर जैसे तुमको पढ़ाई पहले अच्छी नहीं लगती थी अभी भी नहीं लगती, इसको क्या बोलेंगे, कॉनिडोनिया। पहले भी नहीं अभी भी नहीं। डिप्रेशन को इतने सारे नामों से जाना जाता है, मेजर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और यूनिपोलर डिप्रेशन। ये सारे नाम डिप्रेशन के ही है। मेजर डिप्रेशन कह लो, क्लिनिकल डिप्रेशन कह लो, यूनिपोलर डिप्रेशन कह लो, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह लो, ये सब के सब नाम किसके हैं, डिप्रेशन के हैं। जैसे तुम्हारे भी 3-4 नाम होते हैं, प्यार वाला नाम अलग, घर वाला नाम अलग, वो वाला नाम अलग, वैसे ही ये डिप्रेशन के नाम है? मोनू, मोनी, टोनी, टोना, ऐसे ऐसे नाम है। तुम्हें तो सब गधा कह के कहते होंगे। मजाक है रे। तो डिप्रेशन इज सैडनेस ऑफ मूड, इसके साथ साथ डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर यानी कि थॉट प्लस मोटर एक्टिविटी, थॉट प्लस मोटर एक्टिविटी स्लो रहेगी, स्पीच भी स्लो होगा, क्योंकि थॉट जब स्लो है तो स्पीच एंड एक्टिविटी दोनों ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, लो मोनोटोनस वॉल्यूम में बोलेगा, धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे लो एनर्जी के साथ बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पुअर्टी ऑफ आइडियाज होता है। क्या होता है इसको, पुअर्टी ऑफ आइडियाज, दिमाग में थॉट आते ही नहीं है, गरीब है वो, विचारों की गरीबी है, विचारों से बहुत गरीब हो चुका है दिमाग उसका, ताकि विचार ही नहीं है, तो विचार नहीं है तो बोलेगा क्या। अदर नेम याद रख लेना है, मेजर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बोलेगा क्या, दिमाग में नाम है, यही है मेजर डिप्रेशन। पर जैसे तुमको पढ़ाई, और एनिडोनिया फीचर रहेगा। हाँ हाँ, अब शुरू करेगा अपन, इसके साथ साथ वॉल्यूम, प्रेशर, टोन, स्पीच का सारा डिक्रीज रहेगा, और एनिडोनिया फीचर रहेगा। सबसे बड़ा फीचर क्या रहेगा, एनहीडोनिया। क्या होता है बेटा एनहीडोनिया, बालिक है। हाँ, लैक ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी, जो काम करना पहले अच्छा लगता था अब, पर जैसे तुमको पढ़ाई पहले अच्छी नहीं लगती थी अभी भी नहीं लगती, इसको क्या बोलेंगे, कॉनिडोनिया। पहले भी नहीं अभी भी नहीं। डिप्रेशन को इतने सारे नामों से जाना जाता है, मेजर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और यूनिपोलर डिप्रेशन। ये सारे नाम डिप्रेशन के ही है। मेजर डिप्रेशन कह लो, क्लिनिकल डिप्रेशन कह लो, यूनिपोलर डिप्रेशन कह लो, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह लो, ये सब के सब नाम किसके हैं, डिप्रेशन के हैं। जैसे तुम्हारे भी 3-4 नाम होते हैं, प्यार वाला नाम अलग, घर वाला नाम अलग, वो वाला नाम अलग। मजाक, सैडनेस ऑफ मूड, इसके साथ साथ डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर यानी कि थॉट प्लस मोटर एक्टिविटी, थॉट प्लस मोटर एक्टिविटी स्लो रहेगी, स्पीच भी स्लो होगा, क्योंकि थॉट जब स्लो है तो स्पीच एंड एक्टिविटी दोनों ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, लो मोनोटोनस वॉल्यूम में बोलेगा, धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे लो एनर्जी के साथ बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पुअर्टी ऑफ आइडियाज होता है। क्या होता है इसको, पुअर्टी ऑफ आइडियाज, दिमाग में थॉट आते ही नहीं है, गरीब है वो, विचारों की गरीबी है, विचारों से बहुत गरीब हो चुका है दिमाग उसका, ताकि विचार ही नहीं है, तो विचार नहीं है तो बोलेगा क्या। अदर नेम याद रख लेना है, मेजर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या कुछ नहीं है, रह गया था, क्या ही रहा इसमें, क्या ही रहा है। बाहर के फैक्टरों से कोई मतलब नहीं। एंडोजिनस डिप्रेशन नाम से दिख रहा है, एंडोजिनस, इसका मतलब क्या है, अरे उसके अंदर ही कुछ डिफेक्ट है, बाहर के फैक्टरों से कोई मतलब नहीं है। एंडोजिनस यानी कि पेशेंट के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला, या तो उसके जीने से, पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दुखी ही रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, कितना ही खुशी का माहौल हो वो दुखी ही रहेगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, कितना ही खुशी का माहौल हो कुछ नहीं, मजा नहीं, जिंदगी बेकार, कुछ नहीं, अरे और क्या लेगा जिंदगी से, है? तो वो एंडोजिनस है, क्योंकि उसके जीन ही ऐसे हैं, डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव पर्सनैलिटी, मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी होती है, वो हमेशा दुखी ही रहेगा, दुखी आत्मा बोलो उसको, क्या है, दुखी आत्मा।
चाहे सारे सुख सुविधा हो उसके बावजूद उसको कम ही लगेगा और वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। और जब खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते, लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो इंसान दुखी होता है, और दुखी होने को डिप्रेशन कहते हैं। तो एंडोजिनस डिप्रेशन को हम ऑटोनोमस डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं है, उसी इंसान के अंदर ये जो है वो उसी के अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं, जीन ऐसे कि विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। कोई जिंदगी में नुकसान हो गया, फेल हो गया, उनसे कोई मतलब नहीं है। उसकी जिंदगी में दुख इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ही दुख है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जीन ही ऐसे हैं, दुख वाले जीन है, तो वो दुखी रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा डिप्रेशन है एक्सोजिनस डिप्रेशन, इसका दूसरा नाम रिएक्टिव डिप्रेशन है। अदर नेम याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है अदर नेम वाला। तो एक्सोजिनस का मतलब है बाहरी फैक्टर, और नाम ही अदर नेम है रिएक्टिव, इसका मतलब है कोई ना कोई फैक्टर होंगे, उनके रिएक्शन में डिप्रेशन डेवलप हुआ है। जैसे पैसों का लॉस, जॉब का लॉस, तलाक, ये सारे फैक्टर, किसी की डेथ, ये सारे फैक्टर्स आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर के रेस्पॉन्स में अगर डिप्रेशन डेवलप होता है तो उसको एक्सोजिनस बोलेंगे। और इंसान की जीन या पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं कि वो दुखी ही रहेगा, तो वो एंडोजिनस है। और एंडोजिनस किसी और एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं है, वो ऑटोनोमस है। एम्स भी ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है एम्स? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है जो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉलो करेगा, पर डिसीजन एम्स खुद ले सकता है। जैसे आपने काम नहीं किया, ईयरली आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल फिल किया जाता है। अगर आपके लगातार 3 साल नंबर वेरी गुड से कम आ रहे हैं, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, और क्या होता है एक्सीलेंट, तो वेरी गुड आना कंपलसरी है। अगर वेरी गुड आप नहीं हो तो इंस्टीट्यूट चाहे तो लगातार 3 साल के अगर आपके बैड परफॉर्मेंस के कारण आपको जॉब से निकाल सकता है, आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जरूरी है। तो वो ऑटोनोमस है क्योंकि वो डिसीजन खुद ले सकता है, डिसीजन खुद ले सकता है। वहीं एक्सोजिनस वही हुआ, रिएक्टिव है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर के रेस्पॉन्स में डिप्रेशन डेवलप होगा, नेगेटिव लाइफ इवेंट्स में। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम में देखने को मिलेगा इनिशियल इंसोम्निया। इनिशियल इंसोम्निया का मतलब यही है कि जब सोएगा तो नींद नहीं आएगी, बेड पे पसरा पड़ा रहेगा, हाथ पैर मारेगा पर नींद नहीं आएगी। इसके अलावा साइकोटिक सिम्टम तो नहीं दिखेंगे, बट मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम दिखेंगे। मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम्स यानी कि बहुत ज्यादा थकान का महसूस करना, पेट में दर्द, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, हर जगह दर्द की शिकायत, दिन भर दर्द ही दर्द। दिल में मेरे दर्द डिस्को हो गया मामला यहाँ, तो दर्द ही दर्द है, दर्द ही दर्द है हर जगह। और क्वेश्चन आने वाला पॉइंट कि कौन से टाइप वाले डिप्रेशन में सुसाइड की रिस्क ज्यादा है और कौन से में सुसाइड की रिस्क कम है। तो जिसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जीन वही खराब है तो वो सुसाइड ज्यादा करेगा। वहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो मिनिमाइज हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ समय बाद मिनिमाइज हो सकते हैं। जैसे मान लो ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो कुछ समय बाद मोहल्ले में हेमा सुषमा आ सकती है, तो डिप्रेशन दूर हो गया। पैसा है, जॉब चला गया, दूसरा जॉब मिल सकता है। अब जीन तो बदल नहीं पाएगा, जो एंडोजिनस है उसके जीन ही दुखी वाले हैं, वो जीन बदल ही नहीं पाएगा, जीन तो चेंज नहीं हो पाएंगे। तो वो सुसाइड की रिस्क किसमें ज्यादा है? एंडोजिनस में सुसाइड की रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सोजिनस डिप्रेशन। तो दोनों डिप्रेशन याद रखना है कि एंडोजिनस जिसको ऑटोनोमस डिप्रेशन बोलते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं है। यहाँ इंसान के जीन्स और उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही ऐसे हैं कि वो डिप्रेस्ड ही रहेगा, इसमें सुसाइड की रिस्क हायर होगी। वहीं जो दूसरा एक्सोजिनस है इसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, जॉब लॉस, फाइनेंशियल लॉस, डाइवोर्स, कुछ भी, वो सारे फैक्टर्स। और इसमें सुसाइड रिस्क लोअर है, मिनिमल है। और यहाँ इनिशियली सिम्टम्स, सोमेटिक सिम्टम्स और इनसोम्निया देखने को मिलेगा। क्या हुआ, नींद आने लगी बेटा? सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, मैं 7:30 बजे जगा दूंगा। हो गया, हो गया भाई, हो गया। चलो अब बढ़ाओ। इनवोल्यूशनल मेलेंकोलिया, जिसको हम इनवोल्यूशनल डिप्रेशन बोलते हैं। इनवोल्यूशनल का मतलब क्या है? इनवोल्यूशनल एज ग्रुप में देखने को मिलता है। इनवोल्यूशनल एज क्या एज है? मेनोपॉजल एज है। सर्टेन हार्मोनल चेंजेस के कारण इंसान का मूड स्विंग होता है, स्पेशली मेनोपॉजल एज ग्रुप में। उस समय अगर कोई डिप्रेशन के सिम्टम दिखेंगे उसको हम इनवोल्यूशनल मेलेंकोलिया बोलेंगे। जो आइडियल एज ग्रुप है, आइडियल एज ग्रुप 40 से लेकर 55 तक वुमेन एंड 50 से लेकर 65 तक इन मेल। इस ड्यूरेशन में अगर डिप्रेशन के सिम्टम दिखते हैं उसको इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया बोलेंगे। और ये मेनली एल्डरली और लेट मिडिल एज पीपल में देखने को मिलता है। एज ग्रुप तुम्हारे सामने है। और पेरोनिया का मतलब क्या है? ये पेरोनिया दिख रहा है? हाँ, पेरोनिया का मतलब पैरानॉइड फीचर्स, सस्पिशियसनेस। और सस्पिशियसनेस आएगा इसका मतलब डिल्यूजन हुआ है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हुआ है, हेलुसिनेशन भी हो सकता है, आवाजें सुनाई भी दे सकती है। और आवाजें कैसी? वैसी आवाज है कि वो तुमको मार डालना चाहता है, बर्बाद कर देगा वो तुमको। तो ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दे सकती है कि सस्पिशियसनेस बढ़ेगा और डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के फीचर दिखेंगे। इसी को पेरोनिया कहते हैं। और मेनली इन्वोल्यूशनल एज ग्रुप जो 40 से 55 साल है वुमेन में, और मेल में जो है लेटर है 50 से 65। सिम्टम हमको दिखने को मिलेंगे एंजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस। और फिजिकल सिम्टम, सोमेटिक कंसर्न का मतलब होता है फिजिकल सिम्टम्स। इसके अलावा हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकता है, ओकेजनल सोमेटिक और नियलिस्टिक डिल्यूजन भी हो सकता है, इनसोम्निया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलरली हार्मोनल चेंजेस के कारण इन्वोल्यूशनल एज ग्रुप में मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स और साथ में डिल्यूजन्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नींद का नहीं आना, हर जगह दर्द, हाँ? पेट खराब रहता है, गैस बनती है, खाना नहीं खाएंगे, हाँ? सोएंगे नहीं, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया में। ये स्टेज सब में आएगी, इसलिए हेल्दी बने रहने की कोशिश करना। कैसे करोगे बे? हम्म? इस उम्र में मालिक पियोगे ना, तो उस समय तुम घर के मालिक नहीं रहोगे, तुम्हारी औलादे होगी घर की मालिक और वो तुमको घर से निकालेंगे। 65 साल के बाद जब रिटायरमेंट हो जाओगे तो तुम्हारा मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया है, समझ लो। तो भाई साहब, या तो उस टाइम तुम्हारे पास खूब सारा पैसा हो ताकि तुम्हारी सेवा हो और तुम्हारी चले, अदरवाइज तुम्हारे हालात नाजुक हो जाएंगे। क्योंकि जमाना ऐसा ही आ रहा है आगे, बहुत डेंजरस। पैसा ही पैसा होना चाहिए।
ये डबल डिप्रेशन, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है, नोट सेट में आया हुआ है, कौन से 3 4 पता नहीं कोई से में। डबल डिप्रेशन का मतलब क्या है कि मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर सुपर इंपोज्ड ऑन डिस्थाइमिया। इसका मतलब पेशेंट को पहले डिस्थाइमिया था। डिस्थाइमिया मतलब क्या है? क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, यानी कि पहले पेशेंट को माइल्ड डिप्रेशन था, अब सिम्टम सीवियर होकर मेजर डिप्रेशन में बदल गया है। इसको हम डबल डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डिप्रेशन, कि पहले पेशेंट को डिस्थाइमिया था, अब सिम्टम की इंटेंसिटी सीवियर होकर मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे हैं, इसको हम डबल डिप्रेशन कहेंगे। तो इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया याद रखना है कि इन्वोल्यूशनल एज ग्रुप 40 से 55 इन फीमेल एंड 50 से 65 इन मेल। इस एज ग्रुप में सर्टेन सोमेटिक सिम्टम्स प्लस डिल्यूजन्स, एनोरेक्सिया, नींद नहीं आना, मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो डबल डिप्रेशन है उसमें पेशेंट को पहले डिस्थाइमिया था, अभी मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ गए, यानी सिम्टम सीवियर हो गए, इंटेंसिटी बढ़ गई है। बहुत दिनों बाद आया बालक, किधर था? डेंगू हो गया? ओहो, तभी कमजोर हुआ थोड़ा। सोचो इंसान कितना कमजोर है, एक मच्छर, किस बात का घमंड है भाई, एक मच्छर हालत नाजुक कर देगा। एक डायलॉग है पर वो बोलूंगा नहीं। नाना पाटेकर का है वो। हाँ, तुम समझदार हो। तो इनोल्यूशनल मेलेंकोलिया का मतलब इनोल्यूशनल एज ग्रुप, पर्टिकुलरली फीमेल में 40 से 55 और मेल में 50 से 65, इस एज ग्रुप में हार्मोनल चेंजेस के कारण पेशेंट में मूड डिसऑर्डर स्पेशली डिप्रेशन के सिम्टम दिखता है, और वो डिप्रेशन के सिम्टम फिजिकल सोमेटिक रिलेटेड होते हैं और उसी से रिलेटेड डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होते हैं। मैसेज आया बेटा तुम्हारे? तो क्या दिखा फोन में, हमको बताओ जरा, कौन था वो मैसेज वाला? हुँ? कुछ अर्जेंट आया, क्वेश्चन आया? तो फिर क्या बोला फिर मैंने, अब बताओ जरा। हुँ? अरे बालिके फोकस्ड रहो, फोकस्ड। विकल्प बहुत मिलेंगे राह से भटकाने के लिए, मगर तुम संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। तो विकल्पों पे मैसेज भी आएंगे, कॉल भी आएंगे, कोई मिस यू भी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, बट तुम सख्त रहना। हाँ, तुम इंतजार में रहो। हो गए दोनों? अरे हो गए। कीनोलेशनल का मतलब है भाई साहब पर्टिकुलर एज ग्रुप है, मीनोपेजल एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप में हार्मोनल चेंजेस के कारण डिप्रेशन के सिम्टम दिखेंगे, और सारे सिम्टम लगभग बॉडी फिजिकल वाले सिम्टम है। थकान का रहना, नींद का ना आना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होगा, हर चीज में दर्द महसूस करेगा, हर चीज में दर्द है, दर्द है, दर्द है, और जिंदगी में ऐसा फील होगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, निहिलिस्टिक डिल्यूजन, कुछ नहीं है, सब बेकार, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं। डबल डिप्रेशन, पहले डिस्थाइमिया मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, डिस्थाइमिया मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, ये स्पेशली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आने से पहले मूड स्विंग्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले मूड में चेंजेस आता है, इरिटेबिलिटी, उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम दैट रेगुलरली अकर्स इन द 1 to 2 वीक बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। सिम्टम रिजॉल्व अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्टेड। ये सिम्टम्स 1 to 2 वीक बिफोर द मेंस्ट्रुएशन आते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं। कॉमनली फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो मेंसेस के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं, और सिम्टम्स में हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, मूड स्विंग हो सकता है, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती इनमें, मेंसेस के साथ ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएंगे। सीवियर केसेस में ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, अदरवाइज ऑटोमेटिक सबसाइड है। बातें ना करो रे, अरे लिख लेना बेटा, नई स्लाइड आ गई है भाई, असिस्टेंट रख ले। कौन लिखेगा? मतलब तुम लिखोगे भाई, नौकरी किसको चाहिए? तुमको? मेरे तो लगी हुई है भाई, 60 साल तक फिक्स हो चुका हूं मैं, अभी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, 60 साल तक चलेगी वो। अब पहले से हार मान ली तो क्या न्याल करेगी बेटा? इतना कौन लिखेगा, तो इतना पढ़ेगा कौन? पढ़ना तो बहुत सारा है, इतना सारा। एक्चुअल में इतना कुछ नहीं है, मैं 1 सेकंड में बोल सकता हूँ इसको सबको। नाम में ही मीनिंग है यार, जो सेंटेंस लिखा ना, दिमाग लगाओ ना तो उसके नाम में मीनिंग है। प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, अब ये तो पक्का है कि मेंस्ट्रुएशन फीमेल में आता है, ये तो कंफर्म हो ना तुम लोग? हो सकता है फेलोपियन ट्यूब वालों को भी हो गया हो। तो भाई साहब मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले, प्री नाम लिखा हुआ है, प्री मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले मूड में कुछ चेंजेस आएगा। अब मूड में चेंजेस क्या आ सकता है? दर्द होगा, गुस्सा होगा, इरिटेबिलिटी होगी, नींद कम आएगी, ये सारे मूड स्विंग होंगे, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड आते ही सब साइड हो जाएंगे, बस इतना सा है। ये इतना सारा नहीं था। आलस त्यागो बालिके, आलस से नहीं हो पाएगा कुछ। मुंह से ना लिखें, और मुंह से ना लिखें, पेट में गुड़गुड़ इज नोन एज ब्लोटिंग। गैसियस मूवमेंट, गैसियस मूवमेंट और एब्डोमिनल डिस्टेंशन को ब्लोटिंग के कारण क्या होगा? बाउल मूवमेंट्स हो सकते हैं, पेट में गुड़गुड़ हो सकती है, पेट फूला रह सकता है,
अब समझ गए ब्लोटिंग क्या है? तो अब तुम जब भी पेट फूला लगे बोलना ब्लोटिंग हो रहा है। कई लोगों का पेट बातों से फूल जाता है, चुगली करके पेट में आराम पड़ जाता है। ये समस्या लड़कियों की ज्यादा है, कुछ लड़कियों टाइप लड़कों में भी होती है, हैं? अच्छा यूं बंद कर दो चुगलियां पे, नाम आ रहा तुम्हारा लड़कों का। मैं तो नहीं कर पाता यार मैं चुगली नहीं, उसको खुद को ही बोल दूंगा। जिसकी बात होगी उसको डायरेक्ट बोल देंगे, चुगली दूसरे को क्या करनी है, उसी को कह देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है चुगली क्या करना है। हो गया? अरे हो गया था भाई, ज्यादा था वो, नहीं हुआ। हम्म, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम याद रह जाएगा तुमको, एंडोजिनस एक्सोजिनस डिप्रेशन याद रहेंगे, इसके अलावा डबल डिप्रेशन। डबल का मतलब है पहले डिस्थाइमिया था, अभी मेजर डिप्रेशन है। एंडोजिनस का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, जीन और पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं, जीन और पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जिससे इंसान दुखी रहेगा। वहीं एक्सोजिनस वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के कारण है, जॉब का चला जाना, पैसे का नुकसान, फैमिली में किसी की डेथ, डाइवोर्स, इसके कारण होगा, और उसमें सुसाइड की रिस्क कम है एज कंपेयर टू एंडोजिनस, एज कंपेयर टू एंडोजिनस। एंडोजिनस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस, और एक्सोजिनस को हम बोलेंगे रिएक्टिव। अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे सीजनल, नाम से दिखा है सीजनल, अरे सीजन में होगा, और सीजन है वो ठंडी वाली। डिप्रेशन दैट इज रिलेटेड टू चेंजेस इन सीजन, और ये सेम टाइम एवरी ईयर होता है। सिम्टम स्टार्ट इन फॉल एंड विंटर मंथ, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्प्रिंग और समर आएगा सिम्टम ठीक होने लगेगा, जादू बना हुआ है, धूप निकलेगी तो ठीक हो जाएगा। और इसमें ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी देते हैं। जब एनवायरमेंट में अंधेरा तो जिंदगी में भी अंधेरा। तुमको एक कमरे में 6 महीने तक अंधेरे कमरे में बंद रखे, भाई साहब पगला जाओगे, है ना? तो धूप चाहिए, धूप जादू की तरह धूप। तो वो धूप चाहिए, तो यही धूप देनी है, इसी को लाइट थेरेपी बोलते हैं। धूप तो निकल नहीं रही है, इसलिए ब्राइट लाइट वाला बड़ा सा बल्ब उसके पास बिठाए रखेंगे, ले रोशनी। जब जिंदगी में रोशनी आएगी, जब रोशनी आएगी तो ऑटोमेटिक वो रोशनी खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो रोशनी को कैसे हैंडल करता है। अगर रोशनी को सही से हैंडल करेगा तो खुशी में कन्वर्ट हो सकती है, अदरवाइज सीवियर मेजर डिप्रेशन में बदल सकती है। तुम संघर्ष करते रहो, रोशनी जरूर आएगी तुम्हारी जिंदगी में, बच्चे लोग, समझ रहे हो तुम? हाँ, बस उदास हताश ना हो, उम्मीद उम्मीद हमेशा रखनी है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपसी बातें ना करो। सीजन में, विंटर सीजन में सनलाइट की कमी हो जाएगी, और सनलाइट की कमी से हो रहा है मेनली, वैसे वैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा सिम्टम सबसाइड होने लगते हैं। ट्रीटमेंट में स्पेशली लाइट थेरेपी देते हैं, और लाइट थेरेपी को हम फोटोथेरेपी बोलते हैं। क्या लगता है? हो गया? अब ये तो बड़ा नहीं था भाई। जल्दी लिखो रे। एजिटेटेड डिप्रेशन क्या है भाई? एजिटेटेड, एजिटेटेड डिप्रेशन इज अ टाइप ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल का मतलब है मेजर डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन किसका दूसरा नाम है? मेजर डिप्रेशन का ही है, जिसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? सैडनेस, पेसिमिज्म, लो एनर्जी, लो और एम्प्टी मूड, टिपिकल डिप्रेशन विद एजिटेटेड सिम्टम, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। साथ साथ में एक्सेसिव टॉकिंग भी आ रहा है इसमें, अदर सिम्टम में क्या आ रहा है? एक्सेसिव टॉकिंग, फिजिटिंग और एंग्री आउटबर्स्ट, इसलिए इसका नाम एजिटेटेड है। एजिटेशन का मतलब यही होता है, एंजाइटी विद मोटार रेस्टलेसनेस, एंजाइटी विद मोटार रेस्टलेसनेस। जब इंसान एंजाइटी का लेवल बढ़ेगा और रेस्टलेसनेस और बेचैनी बढ़ेगी तो इंसान जल्दी बात कर सकता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, या गुस्सा कर सकता है। तो ये मेनली 40 साल के बाद, मेनली 40 साल के बाद देखने को मिलता है। फिस्टिंग का मतलब क्या है? फिस्टिंग क्या है? कोई है? हाँ हाँ सही कह रहे हो। हाँ, अपने ही बॉडी पार्टों से बार बार उंगलियां मरोड़ रहा है, कटके बजा रहा है, या उंगलियों से खेल रहा है, ये फिस्टिंग है। ये क्या है? फिस्टिंग है। तो ये मेनली 40 साल के आप बाद में देखने को मिलता है। सिम्टम डिप्रेशन वाले हैं, साथ में एजिटेटेड सिम्टम दिखेंगे, इसलिए इसका नाम एजिटेटेड डिप्रेशन है। क्या नाम है? एजिटेटेड डिप्रेशन। बाकी सिम्टम डिप्रेशन के सारे दिख रहे हैं कि सैडनेस ऑफ मूड। पेसिमिज्म का मतलब क्या बेटा? पेसिमिज्म क्या होता है? अबे बावड़ो, इसका मीनिंग तो बता दो। ये कोई साइकियाट्री का वर्ड नहीं है, सिंपल इंग्लिश वर्ड है। हाँ, पेसिमिज्म का मतलब होता है नकारात्मक, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी भरी रहेगी अंदर, लो एनर्जी, लो और एम्बी मूड। इसके साथ साथ एजिटेटेड सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्योंकि नाम ही एजिटेटेड है। डिप्रेशन के सिम्टम प्लस एजिटेटेड सिम्टम, और एजिटेटेड सिम्टम में आता है कि ट्विस्टिंग, एक्सेसिव टॉकिंग, गुस्सा करना, ये सारा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी।
बेचैन हो रहे हैं, बेचैन। ट्विस्टिंग का मतलब रिपीटेड हैंड मूवमेंट्स, रिपीटेड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स और फिंगर्स। एजिटेटेड डिप्रेशन, जिसमें डिप्रेशन वाले सिम्टम हैं, उदास रहेगा, सैडनेस और मूड बोलेंगे। लो मूड या एम्प्टी मूड, खालीपन, नेगेटिविटी भरा रहेगा, पेसिमिज्म, लो एनर्जी फील होगा। इसके साथ साथ एजिटेशन वाले सिम्टम दिखेंगे, और एजिटेशन का मतलब है इरिटेबिलिटी, एंगर, और एंगर के साथ साथ और क्या, और क्या है, रेस्टलेसनेस, एक्सेसिव टॉकिंग और फिस्टिंग। क्यों बेचैन हो रहे हो भाई? हैं? क्या? हाँ, तो तू राउंड थोड़ी, तुम्हें क्या खतरा है, कौन चला रहा है तुमको? दशहरा पे छुट्टी लेके क्या करोगे बे? दिवाली पे देंगे ना। हाँ चलो, छुट्टी के बाद में डिस्कस करना। अभी देखो मेलनकोलिया किसका एग्जांपल है? रिएक्टिव डिप्रेशन, एक्सोजीनस, एंडोजीनस, साइकोटिक। रिएक्टिव डिप्रेशन का मतलब क्या है? रिएक्टिव डिप्रेशन का मतलब है, रिएक्टिव डिप्रेशन का मतलब है एक्सोजीनस डिप्रेशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होने वाला। तो जब ये दो ऑप्शन आ गए, मतलब ये तो है ही नहीं, अपने आप कट गया। मेलनकोलिक पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी ट्रेट्स ही मेलनकोलिया वाले हैं। और मेलनकोलिक पर्सनालिटी का मतलब है वो इंसान हमेशा दुखी रहता है, हमेशा उदास रहता है, हमेशा उदास रहता है, वो पर्सनालिटी मेलनकोलिक पर्सनालिटी होती है। और साइकोटिक डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर, डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर। और साइकोटिक फीचर तुमको पता है कौन है? डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशंस। हम्म। बच्चे के बद के बाद मदर में मूड के डिसऑर्डर्स, बच्चे के बद के बाद मदर में मूड के डिसऑर्डर क्या क्या होंगे? तो भाई साहब, डिप्रेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो मोस्ट कॉमन क्या है, पहले सुनो फिर टीप लेना या फोटो ले लेना। मोस्ट कॉमन बेबी ब्लू, जिसको पोस्टमार्टम ब्लू बोलते हैं और बेबी ब्लू बोलते हैं। ये स्पेशली, इसमें क्या सिम्टम है, इसको हम 3 डेज ब्लूज भी बोलते हैं। बेबी ब्लू, यहाँ मल्टीपल सिम्टम्स लाइक क्राइंग, रो रही है, इमोशनल हो रही है बार बार और रोए जा रही है, स्ट्रेस एंजाइटी में दिख रही है, नींद कम आ रही है, थकान का महसूस कर रही है, भूख नहीं लग रही है। माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स है, इमोशनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसको हम बेबी ब्लू बोलते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन है। न्यू मदर में, फर्स्ट टाइम वाली मदर में 75 से 80% देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। फिर इससे और सीवियर टाइप के सिम्टम है, वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन में सिम्टम, डिप्रेशन का हॉलमार्क सिम्टम क्या है? एनहीडोनिया। क्या है? तो हॉलमार्क सिम्टम एनहीडोनिया है। और एनहीडोनिया वाला क्या है? इसके साथ साथ नुकसान पहुंचाने वाले विचार, एनहीडोनिया प्लस नुकसान पहुंचाने वाले विचार। तो याद रखना है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी का रहना, डर सताना, खुद को नुकसान ना पहुंचाते या बच्चे को नुकसान ना पहुंचाते, ऐसा मन में डर रहेगा। इसके साथ साथ बॉडी प्री ऑक्यूपेशन और फोबियास। बॉडी प्री ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? बॉडीली प्री ऑक्यूपेशन, बॉडीली प्री ऑक्यूपेशन का मतलब यही है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद मल्टीपल बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं मदर के। तो मल्टीपल फिजिकल चेंजेस को लेकर वो बॉडी के प्रीऑक्यूपाइड माइंड में थॉट्स आएंगे कि अभी मेरी बॉडी खराब हो गई, फिगर मेंटेन नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, बीमारी हो सकती है, मुझे कुछ कैंसर हो सकता है, ये ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसे ऐसे बॉडी से रिलेटेड लेके सिम्टम्स और डिजीज के थॉट्स आएंगे बार बार, वो हो सकते हैं। और डर सताना है। इसके अलावा मूड में चेंजेस, स्लीपिंग पैटर्न, सारे में चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये 15 से 20% न्यू मदर्स में देखने को मिलता है, 15 to 20%। फिर और सीवियर वर्जन आ गया, पोस्टपार्टम साइकोसिस। यहाँ नाम दिख रहा है साइकोसिस, इसका मतलब है पोस्टपार्टम डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन का होना, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन का होना। यहाँ मदर को डर सताएगा, मदर को ऐसा लगता है इस बच्चे ने राक्षस का रूप लिया है, मार दो इसको, ये पूरे परिवार को खत्म कर देगा, ये राक्षस है, मार दो इसको, ऐसे विचार आ सकते हैं कि मदर बिलीव्स दैट बेबी इज आइदर डेविल और डिवाइन, या तो भगवान का रूप है, ये तो भगवान शिव जी ने जन्म ले लिया हमारे घर पे, आओ सब पूजा करो। या ऐसे विचार आ सकते हैं, या फिर विचार आ सकते हैं कि ये तो डेविल है, राक्षस है, राक्षस का रूप है, मार दो इसको, ऐसे विचार आ सकते हैं। और बच्चे को नुकसान पहुंचाने का प्लान भी बना सकती है। और ये बहुत रेयर है, 0.1 से 0.2% ही देखने को मिलता है। लिख लो, लिख रहे हो, फोटो खींच रहे हो? देखो, सिंपली बेबी ब्लू लिखो, साइन एंड सिम्टम लिख लो। मोस्ट कॉमन है 75। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जिसमें डिप्रेशन के सिम्टम दिखेंगे, नाम में दिख रहे हैं, एक्चुअल में सोचा जाए तो नाम से दिख रहे हैं और वही सिम्टम है। आपको अगर डिप्रेशन के सिम्टम पता है, पोस्टमार्टम का मीनिंग यही होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद मदर में क्या सिम्टम आएंगे, तो डिप्रेशन के सिम्टम आएंगे। और डिप्रेशन के सिम्टम यही होते हैं कि नींद नहीं आएगी, इरिटेबल रहेगी, डर लगेगा, सुसाइड आइडिया आएंगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, एनिडोनिया हो जाएगा। और साइकोसिस होगा, इसका मतलब साइकोटिक फीचर आ गए। अब साइकोटिक फीचर में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होंगे, और डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होंगे तो डिल्यूजन ऐसे हो सकता है कि बच्चा या तो राक्षस है या बच्चा भगवान है, ऐसा विचार आ सकता है। वो सबसे सीवियर है और ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो पोस्टमार्टम ब्लू, बेबी ब्लू, थर्ड डे ब्लू, ऐसा नाम है।
मेनली जो पोस्टमार्टम ब्लू है ये थर्ड डे पोस्टमार्टम से शुरू हो सकता है सिम्टम और 10th डे तक लग सकता है, यानी कि 2 to 3 वीक भी रह सकता है, आइडियली 2 वीक, 10th डे तक सबसाइड होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक मदर में ये सिम्टम सबसाइड होने शुरू हो जाते हैं। वहीं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वो सेकंड वीक से शुरू होता है, सेकंड वीक से शुरू होता है तो सेकंड टू फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक तक शुरू हो सकता है, सेकंड से स्टार्ट होकर मंथ तक रह सकता है। वही जो साइकोटिक है पोस्टमार्टम साइकोसिस वो भी लेट डेवलप होगा। तो अर्लीस्ट कौन सा है? पोस्टमार्टम ब्लू। बाकी सारे जो दूसरा है आपका डिप्रेशन वाला वो सेकंड वीक के बाद ही देखने को मिलेंगे सिम्टम्स, और जो पोस्टमार्टम साइकोसिस है वो भी सेकंड से फोर्थ वीक के आसपास ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले सिम्टम्स डिप्रेशन के आएंगे साथ में साइकोटिक सिम्टम आएंगे। तो ये दोनों एसोसिएटेड हो सकता है, या शुरू हुआ तीसरे दिन से, पहले सिम्टम ये दिखे लाइट थे, माइल्ड थे, फिर सिम्टम थोड़े और सीवियर होके डिप्रेशन के सिम्टम दिखे और फिर डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक सिम्टम भी आ गए, तब ये तीनों में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर रिकवरी नहीं हुई तो कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, मतलब कांस्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एडिक्वेट गाइडेंस, एडिक्वेट काउंसलिंग की जरूरत होती है, स्पेशली न्यू मदर में, स्पेशली न्यू मदर्स में। सेवा थोड़ी करानी है, डिल्यूजन, भगवान थोड़ी है। हाँ, फिर वो भगवान ही बना के मानेगी, इसको दूध पीने की क्या जरूरत है, ये तो भगवान है। हाँ? भगवान का रूप है। जीनस डबल डिप्रेशन, एजिटेटेड डिप्रेशन, इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया। क्या होता है बेटा इन्वोल्यूशनल? कौन सा एज ग्रुप को इन्वोल्यूशनल बोलते हैं? मेल में। मेल इन्वोल्यूशनल एज ग्रुप बताओ। 52 ना रे बेटा। हाँ, 52 65, और फीमेल में 40 से लेके 55। फुल सन स्क्रीन प्रोटेक्शन वाले हाथ के मोजे पहने भाई ने, हो जाए, स्पेशली एंटी साइकोटिक में क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपियारिडोल्स। हो गया। तो मोस्ट रोती हुई दिखेगी, क्राइंग, नींद नहीं आएगी, मूड डिसऑर्डर इज बेबी ब्लू, जिसको पोस्टमार्टम ब्लू और थर्ड डे ब्लू बोलते हैं। यहाँ इमोशनल चेंजेस, रोती हुई दिखेगी, क्राइंग, नींद नहीं आएगी, इंटरेस्ट थोड़ा कम लेगी और एंजाइटी ज्यादा रहेगी, थकान महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी। ये माइल्डर सिम्टम्स है, ये ऑटोमेटिक कांस्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट से ठीक हो जाएंगे। वहीं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है सिम्टम और सीवियर हुए हैं, यहाँ डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सुसाइडल आइडिया आ सकता है, एनिडोनिया हो जाएगा, और बाकी जो सिम्टम थे वो सीवियर हो सकते हैं। और जो पोस्टमार्टम साइकोसिस है वहाँ साइकोटिक फीचर्स दिखेंगे। मदर बिलीव्स दैट चाइल्ड इज बोर्न, बेबी इज बोर्न आइदर डिवाइन और डेविल। अगर उसको लगता है ये डेविल है तो नुकसान पहुंचाने का प्लान बना सकती है, प्लान बना सकती है। तो ध्यान रखना है, अगर ऐसा आए तो मदर की सेफ्टी, बेबी की सेफ्टी का ख्याल रखना है। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब भी खतरा हो तो क्या करना होता है? सेल्फ हार्म और अदर्स हार्म का खतरा हो तो 1 to 1 ऑब्जर्वेशन, जिसको हम क्लोज ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, 1 to 1 ऑब्जर्वेशन में रखना है 24 आवर्स। एनी टाइम कोई ना कोई नजर रखे उसके पास हो, अदरवाइज हादसा हो सकता है कभी भी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो तुरंत ध्यान रखने का है। हो गया। तो सबसे कॉमन बेबी ब्लू, और सबसे रेयर है जो पोस्टमार्टम साइकोसिस है, रेयर है जो पोस्टमार्टम साइकोसिस है, जिसमें साइकोटिक फीचर्स है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन कॉमन रहेंगे। एजिटेटेड डिप्रेशन क्या था? कि डिप्रेशन के सिम्टम है साथ में एजिटेटेड सिम्टम है, और एजिटेटेड सिम्टम का मतलब यही है, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ट्विस्टिंग और ओवर टॉकेटिवनेस और एग्रेसिव और बिहेवियर, गुस्सा करेगा, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसको एजिटेटेड डिप्रेशन कहेंगे। डबल डिप्रेशन क्या था? डिस्थाइमिया सुपर इम्पोज्ड बाय मेजर डिप्रेशन, या मेजर डिप्रेशन सुपर इम्पोज्ड ऑन डिस्थाइमिया, ऑन डिस्थाइमिया। हो गया। लिखा ही नहीं, पता था हमको। अरे हो ही गया, या बाकी है? सोना नहीं भाई, गर्दन नीचे नहीं करेंगे, शत्रुमुर्ग की तरह चौंक छुपा के बातें नहीं करेंगे। बैठ जा बेटा, नींद आ रही है, हैं? तो बेटा जाओ सो जा हॉस्टल में। नींद नहीं लेनी बेटा, जाग जा। क्या हो गया, बचपन से आज तक सोती आई, क्या फायदा मिला? क्या हुआ बता? ऐसा एक फायदा बता दे जो फायदा मिल गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अब नहीं सोओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। चलो, कॉज क्या हो सकता है भाई साहब डिप्रेशन के? बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल देखेंगे, और डिप्रेशन का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, साथ में डोपामिन का लेवल भी कम होता है। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे आपको मेनिया में बताया था, हाइपरथायरॉयडिज्म मेनिया के सिम्टम को ला सकता है, वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले में आपको देखा हो किसी को हो तो उसके मूड स्विंग होते हैं, सैड रहते हैं, वजन बढ़ जाता है, हेडेक रहती है, थकान रहता है, ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के, लैक ऑफ एनर्जी फील होता है, ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स है। So the main neurotransmitter associated with depression is serotonin. Decreased level of serotonin and norepinephrine, and associated decreased level of dopamine also. Hormonal is hypothyroidism.
अरे बाबा बालकनाथ, इतनी उछल कूद काय कर रहा है? तुम दोनों। तो न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन के कौन से हैं? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम रहेगा, साथ में डोपामिन का लेवल भी कम देखने को मिला है। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन का लेवल कम होना। इसके अलावा क्या हुआ? अबे दो लाइन ही तो थी, क्या लिख रहे हो बे? डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हो गया। ब्रेन की एनाटॉमिकल डिसफंक्शनिंग के बारे में देखें तो क्या देखने को मिलेगा कि डिक्रीज एक्टिविटी, ब्रेन के कौन से पार्ट में एक्टिविटी डिक्रीज रहती है डिप्रेशन में? तो याद रखना है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड एक्टिविटी इंक्रीज कौन से पार्ट में रहती है? तो अमाइगडाला में रहती है। अमाइगडाला में एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी और डिक्रीज एक्टिविटी किस में रहेगी? कि डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगी। जो दूसरा फैक्टर है वो फैक्टर क्या है? जेनेटिक फैक्टर है। ये क्या है जेनेटिक फैक्टर भाई? जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या है? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी। तो दिमाग के कौन से पार्ट में एक्टिविटी इंक्रीज और कौन से पार्ट में डिक्रीज रहती है? तो नॉर्मली अमाइगडाला पार्ट में एक्टिविटी इंक्रीज, एक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ कंपनसेटिव मैकेनिज्म के कारण क्या हो रहा है? क्योंकि इमोशनल कंडीशनिंग का मेन काम करता है अमाइगडाला। क्या करता है? अमाइगडाला इमोशन और फीलिंग्स का मेन सेंटर है। तो यहाँ डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी डिक्रीज है, अमाइगडाला में एक्टिविटी इंक्रीज है। इसके अलावा जेनेटिक्स में फैमिली हिस्ट्री, फैमिली टू फैमिली डिप्रेशन रन करता है, क्योंकि जीन फैमिली से फैमिली आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, तो उनके जैसे जीन होंगे वैसे ही जीन बच्चों में आते हैं। अगर कोई जीन डिप्रेसिव जीन वाला आ गया या मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी और मेलैंकोलिक ट्रेट्स आ गए तो डिप्रेशन का खतरा है, डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा है। हो गया? सब ठीक है? नींद उड़ गई? क्या डायलॉग मारा मेरे ने सुना नहीं? चलो हो गया भाई? अरे हो गया। आओ। इसके अलावा साइकोलॉजिकल थ्योरीज है जिसमें कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है? तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन दी एरोन बेक ने। किसने दी? एरोन बेक नाम के आदमी ने बोला है कि सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर जिसमें तीन चीजें देखने को मिलेगी उसके कारण इंसान डिप्रेशन में जाता है। कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी नेगेटिव थॉट्स हैव सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आएगा? नेगेटिव कॉग्निशन और नेगेटिव थॉट्स, अगर कोई इंसान हर चीज में नेगेटिव 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 है तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन ही होगा, ऑटोमेटिक डिप्रेशन में ही जाएगा। तो यानी कि नेगेटिव थॉट्स का मेन रोल है डिप्रेशन के डेवलपमेंट। इसलिए तो कहा जाता है हर बात में स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। तो ये सब पॉजिटिविटी लाने का है, अदरवाइज इधर चला जाएगा। ये बोलता है देयर आर थ्री सेंट्रल थॉट्स है, तीन चीजें बताई जिसको ट्रायड ऑफ कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन बोला है। अगली स्लाइड में देखें वो क्या है? कि नेगेटिव थॉट्स अबाउट सेल्फ, नेगेटिव थॉट्स अबाउट फ्यूचर एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट सराउंडिंग, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। ये बोला है कौन? एरोन बेक ने। कि इंसान को ऐसा लग रहा है कि खुद से ही खुद के बारे में 24 घंटे नेगेटिविटी। मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरा नाक लंबा है, मेरी नाक तिरछी है, बाल झाड़ू जैसे है, छोटे हैं, झड़ रहे हैं, हाइट कम है, रंग काला है, रंग भूरा है, नीला है, कैसा भी। इसको लेके दिन भर खुद की क्रिटिक्स, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ, ये सोच सोच के दिन भर खुद को ही कोसोगे तो फाइनली हाथ लगेगा डिप्रेशन। फाइनली क्या हाथ लगेगा? डिप्रेशन। इसलिए तुमको तारीफें करनी है खुद की, तुम कोहिनूर हो बे। हाँ, कोहिनूर पेन मत खाओ। हाँ, कौन हो तुम? कोहिनूर हो। दिन में 3 बार तारीफ कर लेनी है कि वाह क्या बनाया है। हाँ? हाँ, वाह क्या बनाया है कोई इससे स्मार्ट? कोई कोई नहीं है। हाँ? तो ध्यान रखना है, खुद की तारीफ कर ले और बोल ले कि है कोई इससे स्मार्ट? कोई नहीं है, देखो क्या बनाया है। हाँ? ऐसी तारीफें कर ले, ज्यादा नहीं करनी, ग्रैंडियोसिटी आ जाएगा, 2-3 बार ही करनी है। तो एरन बैग ने बोला भाई साहब नेगेटिव थॉट सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का, सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का, और उसने तीन चीजें बताई, उन्हीं को कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन कहा है। जिसमें है नेगेटिव थॉट अबाउट सेल्फ, नेगेटिव थॉट अबाउट फ्यूचर एंड नेगेटिव थॉट अबाउट एनवायरनमेंट और सराउंडिंग और अदर पीपल। तो वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। अब जे लिख लिया हो तो आगे चले। छोड़ दिया क्या लिखना? छोड़ दिया लग रहा है ऐसा? दिखाओ किधर लिखा। लिख तो पानी रहे, छोड़ो रहे, ऐसे हथियार नहीं डालने बेटा, लिखना है। तो ठीक है, तुमने हथियार डाल दी लग रहा है। हो गया? तो वो तीन पॉइंट क्या है भाई साहब? तो पहला है नेगेटिव व्यू टू ऑफ सेल्फ। जब खुद को नेगेटिव व्यू रखेगा इसको बोलते हैं वर्थलेसनेस। कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, लूजर है, फेलियर है, अच्छा नहीं दिखता, बुरा दिखता है, कुछ नहीं है, अगर ऐसी सोच आ रही है उसको बोलते हैं वर्थलेसनेस। और ये फीचर सबसे खतरनाक होता है, जब ये फीचर आने लग जाए तो इंसान सुसाइड करने के आइडियाज बहुत ज्यादा आने लगेंगे, क्योंकि उसको लगता है मैं कुछ हो ही नहीं, बेकार हूँ, लूजर हूँ, फेलियर हूँ, कुछ नहीं हूँ। जब कुछ नहीं हो तो जी के क्या करेगा? है? तो सू करके साइड में होने के विचार आ सकते हैं। इसलिए तुम अपने आप को कोई समझो। नेगेटिव व्यू अबाउट एनवायरनमेंट, यहाँ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस वर्ल्ड एज ए हॉस्टाइल।
भाई साहब सबको अपने खिलाफ ही मानेगा कि कुछ नहीं है, कोई मदद की जरूरत, कोई मदद पॉसिबल नहीं है, कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे सब दुश्मन है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई हेल्प नहीं हो सकती। हेल्पलेसनेस का आइडिया है। नेगेटिव अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। होपलेसनेस। तो जब ये तीनों सिम्टम्स बारी बारी से आने लगेंगे तो इंसान के जीने की इच्छाएं कम हो जाती है और सुसाइड के आइडियाज तेजी पकड़ लेते हैं। फिर प्लान बनेंगे, प्लान कि कैसे किया जाए, छुटकारा कैसे मिले। इसलिए तुम तारीफें करा करो खुद की। करते हो? शाबाश। या उम्मीद रखते हो दूसरा ही करे तारीफ बस? हाँ, दूसरे की तारीफ झूठी है, मुस्कान झूठी है, वैसे ही तारीफ भी झूठी है भैया। तारीफ के पीछे मकसद है, मकसद। हाँ, कैसी हो दीदी? हो गया। तो वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस, तीन को कॉग्निटिव टाइड ऑफ डिप्रेशन बोला है एरॉन बैक ने। किसने बोला? एरॉन बैक ने। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि एरॉन बैक की कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या है? नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स चाहे वो खुद के लिए हो तो वर्थलेसनेस है, एनवायरमेंट के लिए हो तो क्या है? हेल्पलेसनेस है, फ्यूचर के लिए हो तो होपलेसनेस है। तो इसके अलावा एक थ्योरी और है जो है लर्न हेल्पलेसनेस। नाम से क्या दिख रहा है? लर्न हेल्पलेसनेस। यानी कि उसने लगातार फेलियर से ऐसा सीखा है, लगातार फेलियर 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 झेल के उसको फाइनली ऐसे लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, ड्यू टू रिपीटेड एडवर्स इवेंट्स, पेशेंट स्टार्ट बिलीविंग दैट ही हैज नो कंट्रोल ओवर द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हिम और ही लूजेस मोटिवेशन टू एक्ट एंड फाइनली गोज इनटू डिप्रेशन। यहाँ लगातार फेलियर फेलियर फेलियर, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। फाइनली क्या कहोगे? मैं क्या करूं, बहुत पढ़ाई करी, बहुत तैयारी करी, पर नहीं हो रहा ना, चीजें कंट्रोल में नहीं, मेरे हाथ में नहीं है सिलेक्शन, छोड़ो। मोटिवेशन खत्म और डिप्रेशन, उदास, हताश, निराश। तो ये क्या कहलाती है? ये थ्योरी लर्न हेल्पलेसनेस। कि रिपीटेडली एडवर्स रिजल्ट, एडवर्स इवेंट्स और एडवर्स रिजल्ट मिल रहा है जिससे इंसान का मोटिवेशन फाइनली खत्म हो जाता है, उसको लर्न हेल्पलेसनेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लर्न हेल्पलेसनेस। कितनी ही कोशिश कर लो, अच्छा नहीं हो रहा हो, तो इंसान का फाइनली मोटिवेशन कम हो जाएगा, उसी को लर्न हेल्पलेसनेस बोलेंगे। तो इसलिए मोटिवेशन रहना भी जरूरी है। लगातार मोटिवेशन एक ह्यूमन नेचर है, जब तक उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा वो ज्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रह सकता। जैसे मान लो नॉर्मली कोई जिम जाना स्टार्ट करता है ना, तो शुरू के 5-7 दिन एक्सरसाइज करेगा ना जिम में, तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी एक्सरसाइज शुरू करिए ना, तो शुरू में वो सिकुड़े आदमी की मसल थोड़ी फूलती है एक्सरसाइज करके, फिर 5 और 7 दिन के बाद वापस श्रिंक होने लगती है, जैसे फूली हुई दिखती नहीं है। वो 2 घंटे कर रहा है, झाँक रहा है आकाश में, पर कुछ फूला हुआ नहीं लग रहा है। शुरू के 3-4 दिन तक रोज रोज जैसे जैसे एक्सरसाइज करता है, फूली हुई दिखेगी, फूली हुई दिखेगी, उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, फूली हुई दिख ही नहीं रही है, डंबल मारे जा रहा है, पर यहाँ तो ऐसे मेरी तरह हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो आदमी को भाई साहब के कितने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ फूल ही नहीं रहा, मोटिवेशन डाउन। ऐसे ही जिम डिसकंटिन्यू हो जाता है। लगातार मोटिवेशन के लिए पढ़ाई में भी यही एग्जांपल है, हर काम में यही एग्जांपल है, रीइंफोर्समेंट चाहिए, रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो लर्न हेल्पलेसनेस का समझ में आ गया मामला, कि लगातार कोशिशों के बावजूद पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले तो इंसान को लगने लगता है कि उसके बस की बात नहीं है, चीजें उसके हाथ में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, और मोटिवेशन खत्म। और मोटिवेशन नहीं है इसका मतलब डिप्रेशन है। इसके अलावा लो रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट आई गई। अब ये 3-4 तरह की थ्योरी ये लिख लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लेविंसन ने बोला था लो रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट। लेविंसन ने क्या बोला? कि लो रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट और लैक ऑफ एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड कैन कॉज डिप्रेशन। कि इंसान की जिंदगी में रिवॉर्ड नहीं है, रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो फाइनली वो उदास, हताश, निराश होगा ही होगा। दूसरा, मार्टिन सेलिंगमैन ने बोला है लर्न हेल्पलेसनेस। और लर्न हेल्पलेसनेस में इंसान को रिपीटेडली कोशिश करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसको लगता है चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, कोई हेल्प नहीं हो सकती। अब वो लर्न हेल्पलेसनेस है, लर्न हेल्पलेसनेस है। एरॉन बैक ने 3 चीजें बोली है कि नेगेटिव अबाउट सेल्फ, फ्यूचर और एनवायरमेंट, सेल्फ, फ्यूचर एंड एनवायरमेंट। वहीं बोल्स भी नाम के भैया ने, बोल्स भी भैया ने बोला ऑब्जेक्ट लॉस। ऑब्जेक्ट लॉस का मतलब है यहाँ जिससे हमारा अटैचमेंट हो, उसकी सबसे प्यारी चीज। इंसान डिप्रेशन में क्यों जाएगा? कि उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छिन जाए, दूर चली जाए। वो कुछ भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कार हो सकती है, घर हो सकता है, टोना बाबू हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी प्यारी चीज, पेट हो सकता है, प्यारा डॉगी हो सकता है घर में, कोई भी प्यारी चीज उससे दूर चली जाए, मर जाए, छिन जाए, तो इंसान उसके मुंह में उदास, हताश, निराश होता है। वही क्या कहलाता है ये थ्योरी? कि ऑब्जेक्ट लॉस थ्योरी, ऑब्जेक्ट लॉस थ्योरी, ऑब्जेक्ट लॉस एंड इमोशनल अटैचमेंट। यानी कि जिस चीज से इंसान का इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है, वो अगर उससे दूर हो जाए तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, तो इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो 4 थ्योरी यहां तुमको दिख रही है कि लेविंसन भैया ने बोला, क्या बोला? क्या बोला रे? लो रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स। दूसरा, दूसरा कौन है? लर्न हेल्पलेसनेस, मार्टिन सेलिगमैन, मार्टिन सेलिगमैन। कि इंसान कोशिश करेगा करेगा, फिर उसको फाइनली लगने लगता है कि चीजें उसके हाथ में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, और मोटिवेशन डाउन होगा और डिप्रेशन में जाएगा। वहीं एरन बैक ने 3 चीजें बोली कि अगर इंसान नेगेटिव सोचता है खुद के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, तो डिप्रेशन हो सकता है। और जो बॉल्स भी भैया है, बॉल्स भी, इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट लॉस, इमोशनल अटैचमेंट कैन कॉज डिप्रेशन। जिस चीज से इमोशनली इंसान ज्यादा अटैच होता है, वो चीज अगर खो जाए, चली जाए, छिन जाए, नुकसान हो जाए, तो इंसान उसके पीछे उदास, हताश, निराश होकर डिप्रेशन में जा सकता है। तो 4 थ्योरीज है, याद रखना है, लेविंसन, मार्टिन सेलिगमैन, एरॉन बैक और बोल्स भी।
पहले से मोटे हो, मत खाओ। कहाँ कौन सी वार्ड ड्यूटी बताओ है एनआईसीयू? ठीक है, बोल देंगे। भी जा रही थी, मैंने कहा चली जाना, तब बैठी हूँ। इमोशनल अटैचमेंट, जिस चीज से इमोशनली अटैच्ड है वो ऑब्जेक्ट अगर लॉस हो जाए तो इंसान डिप्रेशन में जाएगा, यानी कि मोह माया का जंजाल है, मोह और माया अगर छूट जाए तो आदमी डिप्रेशन में जाएगा। ये वही है बॉल्स भी। एरॉन बैग ने बोला हाँ माया, सबने देखो फिलहाल माया के। वहीं एरॉन बैग ने नेगेटिव थॉट्स खुद का, एनवायरमेंट का और फ्यूचर का है। मार्टिन सेलिग्मैन ने लर्न हेल्पनेस है और लेविंसन ने लो रेट ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी। इसके अलावा ये तुमने लिख लिया, इसको दोबारा नहीं लिखना है, ये हो गया। अभी टाइम नहीं है, भाग लो। अच्छा ये सिम्टम है, वो तो कॉल था, अभी ये सिम्टम है। अबे लड़कियां तुम्हारे पे भी गंदा असर पड़ गया मतलब तुम उनके ग्रुप में इसलिए शामिल हुई कि उनके भी फेलोपियन ट्यूब है। चलो ठीक है, तुम थके तो पूछेगा, कोई बैग बंद नहीं पड़ता। लिथियम को मूड स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूड स्टेबलाइजर। और लिथियम को हम एंटी सुसाइडल ड्रग भी बोलते हैं। लिथियम को ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिक एपिसोड बोल सकते हैं, ये याद रखना है। इसके अलावा जो लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल है वो 0.8 से 1.2 मिलीकोलेंट पर लीटर है, और ये एक्यूट एपिसोड में देंगे। प्रोफाइलैक्टिक लेवल है वो रिलैप्स प्रिवेंशन करने के लिए देंगे, तो उसका लेवल 0.6 से 1.2 होगा। 1.5 से ऊपर में साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अर्ली टॉक्सिसिटी के जीआई डिस्टर्बेंस के सिम्टम देखने को मिलेंगे। अर्ली इसमें कौन? जीआई डिस्टर्बेंस लाइक नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रेम, एनोरेक्सिया, ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में ट्रिमर देखने को मिल सकता है, मेमोरी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, डिलीरियम, कंफ्यूजन, ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। नेफ्रेटिक सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? नेफ्रोजेनिक टॉक्सिसिटी भी तो आपको याद है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडेंस देखने को मिल सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कॉज करता है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी कॉज कर सकती है, कि कल देखा था। इसके अलावा लिथियम प्रेगनेंसी में हमेशा अवॉइड करेंगे, और प्रेगनेंसी में अवॉइड इसलिए करेंगे वरना इप्स्टीन अनोमली हो जाएगा। और इप्स्टीन अनोमली क्या होता है बेटा? तुम बढ़ाओगे तुम थोड़ी तो लेमोटेग्राइन देंगे। क्या देंगे? लेमोटेग्राइन देंगे। इसके अलावा सोडियम का लेवल हमेशा बॉडी मेंटेन रखना है, सोडियम का लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना है, नॉर्मल डाइटरी सोडियम इंटेक लेना है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना है। इसके अलावा डायूरेटिक्स नहीं देना है भाई साहब, जो भी चीज जिसमें सोडियम लॉस हो जाए वो वाली चीजें नहीं करेंगे। एनएसएआईडी भी अवॉइड करेंगे, और खाना खाने के बाद देंगे अगर जीआई इरिटेशन हो रहा हो पेशेंट को। सेम टाइम पे लेनी है, डोज अल्टर नहीं करना है, बंद नहीं करना है, अपनी मर्जी से मॉडिफाई नहीं करना है, और टॉक्सिसिटी हो तो इन्फॉर्म करना है। और एंटीडोट किसको बोलते हैं?